Good evening, everyone. Myself, Chirag Shah, CEO of Credence Wealth. I welcome you all to today's webinar on market trend and budget implication. हम सब ने बजट में देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने सोशल रिफॉर्म और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने की अच्छी कोशिश की है और एक अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स कम्युनिटी को कुछ नाराज भी किया। टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एसटीटी बढ़ा के मार्केट ने भी इमीडिएट नेगेटिव रिएक्शन दिया, लेकिन बाद में वो करेक्ट भी हो गया। ये सब बजटरी इम्प्लीकेशन और मार्केट ट्रेंड के बारे में आपको हमारे पीएमएस फंड मैनेजर कार्तिक मेहता ब्रीफ करेंगे। आई एम हियर टू शेयर एन एक्साइटिंग न्यूज विथ all of you. Credence Wealth diversified approach has been recognized as one of the top 15 investment approach in India by PMS and AIF World under the parameter of quality, risk and consistency as on June 24. PMS and AIF World is one of the leading PMS sales and research platform in India. We thank you all for your always trusting and keeping your faith in Credence Wealth. Thank you so much. Now over to Karthik Bhai. Please, Karthik Bhai. Thank you, Chirag Bhai. Good evening, everyone. Thanks a lot for your time. Just one small correction. Probably either I heard wrong or we got the ranking in top 10. So I heard top 50. So probably either I heard wrong or you pronounced top 50. So the diversified fund appeared in top 10 category, top 10 ranks. And this is across all the categories. So इसमें comparison में mid and small, value, large, thematic, contra, सारी approach के आ जाते हैं, उसमें से we have qualified to this position. So that is one thing. Let's start with the presentation. So जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा बजट का प्रेजेंटेशन हम बहुत ही सिंपल करने की कोशिश करते हैं. So and yet it gives you a lot of clarification and better understanding. So इस बार का जो बजट है वो 4 मेजर मुद्दों के ऊपर फोकस था. एक तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है विथ हायर एम्फेसिस ऑन स्किल एंड प्रोडक्टिविटी. जो उनकी डिफरेंट योजनाएं हैं रिक्रूटमेंट्स की या तो फिर एम्प्लॉयमेंट की या तो फिर स्किल डेवलपमेंट की, वो क्लियरली सिग्निफाई करती है कि उनका फोकस अभी ये साइड भी गया है. दूसरा, रूरल साइड और फार्मर साइड भी उनका फोकस गया है, जो पहले पिछले 2 साल से बिल्कुल भी नहीं था. सो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की और फोकस है, नंबर 1. नंबर 2, फिस्कल कंसोलिडेशन और फास्ट हो गया बिकॉज FY24 में जब शुरुआत हुआ था तब फिस्कल डेफिसिट अराउंड 5.9 के आजू बाजू था, वहां से 5.6 और फिर जो रिवाइज इंटरिम बजट आया उसमें 5.1% ऑफ जीडीपी पे लेके आया. जो लास्ट फरवरी में जो बजट आया वो 5.1 से भी उन्होंने कम करके 4.9% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया है. एंड दिस इज डिस्पाइट ऑफ द हायर एक्सपेंडिचर ऑफ 48.2 ट्रिलियन वर्सेस 47.7 ट्रिलियन इन द इंटरिम बजट. सो जो फरवरी में इंटरिम बजट आया था उससे एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लेकिन उसके सामने 5.1 का फिस्कल डेफिसिट 4.9 पे लेके गए. क्यों लेके गए, विल डिस्कस अबाउट इट. थर्ड, सिंप्लीफाइंग टैक्स रिजीम, आई वुड से, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत दिनों से चल रहा था कि हमारा LTCG 10% है, STCG 15% है, ऑब्वियसली प्लस सेस एंड ऑल इज डिफरेंट. सो दूसरे एसेट क्लास में कुछ दूसरा है, तो दे हैव पुट एवरीथिंग इन अ सिंगल सेगमेंट की सबका LTCG 12.5% होगा, STCG 20% होगा. सो दिस इज अक्रॉस द एसेट क्लास क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया है. फोर्थ, देयर इज अ अटेम्प्ट to revive the private consumption.
which grew by just 4% in FY24. And except COVID, this is the lowest level seen in the last 2 decades. So अभी यहाँ से प्राइवेट कंजम्पशन का पिकअप होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बाजू आपका जीडीपी ग्रोथ अगर 7-8% पे है, and it is clearly driven by only investments, and if the consumption is lagging behind, then eventually the GDP growth will be pulled down, no matter whatever try you do towards investment. So though 2 decades का lowest level पे growth आया था last year, that is just 4%. So they have recognized this fact and they have started working towards improving this number. So ये 4 agendas संक्षिप्त में मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है एड्रेस करने की. नाउ दिस इज लाइक एवरी ईयर वी पुट दिस नंबर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स. सो टोटल जो टैक्स रेवेन्यू होती है वो 2 तरह से होती है. एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें कंपनीज कॉर्पोरेट इंडिया जो टैक्स पे करती है, एंड पीपल लाइक यू एंड मी जो इंडिविजुअल लेवल पे इनकम टैक्स पे करते हैं. एंड सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स. एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका जीएसटी, कस्टम एंड एक्साइज आता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के टैक्स रेवेन्यू होता है. उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड होती है जिसमें स्पेक्ट्रम हो का जो भी पैसा रेज होता है, या तो फिर आरबीआई से जो डिविडेंड आता है, और कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट्स वगैरह होता है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड डिसइन्वेस्टमेंट मिला के आपकी टोटल रिसीट बनती है. तो टोटल रिसीट या टोटल रेवेन्यू जो बोलो आप, उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं तो फिस्कल डेफिसिट आती है. अभी वो टोटल एक्सपेंडिचर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट हैंड साइड में जैसे आपको दिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें सैलरीज, इंटरेस्ट, सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स वो सब आ जाते हैं. और जो लेफ्ट हैंड साइड में हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर आता है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन टुवर्ड्स डिफेंस, रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो एंड सो फोर्थ. अभी आइडियली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्रेफर्ड बिकॉज उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट समवेयर बिटवीन 3 to 6 times होता है इकोनॉमी में, उसके एडवांटेज. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ वेलफेयर स्कीम या तो सब्सिडीज या इंटरेस्ट बोलो, इट डजंट ऐड टू मच वैल्यू, except that few of the schemes have a little bit of multiplier effect in the form of revival of the consumption, and eventually driving the demand. And this is how the budget is like looking like generally. अभी इसमें आपको कंपोनेंट्स देखने चाहिए. तो we'll start with let's say डायरेक्ट टैक्स नंबर. सो इस बार गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि 13% से डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ होगा, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स एंड इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स आ जाता है. अभी आपको मैं बताऊं कि पहले 2 महीने में, दैट इज अप्रैल एंड मई आफ्टर इंटरिम बजट, हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स का नंबर है वो 40-45% से अप है YOY. सो क्लियरली सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है. और ये नंबर जो 13% का जो इनका डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का जो नंबर है वो स्लाइटली अंडरस्टेटेड अकॉर्डिंग टू मी. एंड ये नंबर पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नोज इट वेरी वेल, एंड स्टिल दे हैव बजटेड अ ग्रोथ ऑफ 13%. अभी आपको ये डेटा मैं दिखा रहा हूँ. टोटल पैन अलॉटेड इन इंडिया इन मिलियन, एंड इंक्रीमेंटल पैन अलॉटेड एवरी ईयर. सो आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड का जो इंक्रीमेंटल एडिशन हो रहा है, दैट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप, एंड ओवरऑल टैक्स फाइलर्स बढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स जैसे ये 2022 का एक डेटा मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि अगर 6 करोड़ पैन अलॉटीज है, तो उसमें से कुछ 2-2.25 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं विथ पॉजिटिव मनी और इनकम. बाकी का तो रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन जीरो इनकम के साथ. और जो 2-2.25 करोड़ लोग हैं, उसमें 97% लोग 10 लाख की एनुअल इनकम से नीचे आते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 49% होता है टोटल पर्सनल इनकम टैक्स किटी में. और 3% लोग जो 10 लाख रुपये की एनुअल इनकम से ऊपर आता है, उनका कंट्रीब्यूशन 51% ऑफ द इनकम टैक्स किटी है. सो आप समझ सकते हैं कि मतलब ज्यादा करके लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो नील होता है, और जो 2 करोड़ 2.25 करोड़ करते हैं उसमें से 97% 10 लाख के नीचे है. और आइडियली बात भी सही है, बिकॉज हमारा पर कैपिटा इनकम भी $2400-2500 है. सो उससे
इनफैक्ट पर कैपिटा इनकम से 2-3 टाइम्स तो हमारा टैक्स स्लैब जीरो इनकम टैक्स, जैसे 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। सो वो जो है वो एक हमारा इनकम ही कम है कंट्री का, तो नेचुरली आपका 97% टैक्स फाइलिंग जो जहाँ जो लोग कर रहे हैं वो देख लेस देन 10 लाख की कैटेगरी वाले लोग हैं, एनुअल इनकम वाले। सो गवर्नमेंट ने जो इस बार के बजट में जो उनको राहत दी है by reducing by tweaking the tax slabs and also to everyone about by increasing the standard deduction. So ये एक हम लोग ज्यादा करके सोशल मीडिया में ये देखते हैं कि मिडिल क्लास को कुछ मिला नहीं, लेकिन इंडिया का जो टैक्स बेस है उसमें 97% जो ऐसे है जो रिटर्न भरते हैं जो 10 लाख के नीचे वाले, तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ने काम किया है उनके लिए। लेकिन जो 3% लोग हैं अबो 10 लाख के ऊपर इनकम वाले, उनके लिए गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, वो शायद होगा भी नहीं इतना जल्दी। सो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए। सो दिस डेटा सिग्निफाइज दैट वेरी वेल। अभी ये जैसे इनकम टैक्स की बात की मैंने, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। तो अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी 10.5% से ग्रो करती है तो जनरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी 10-12% से ग्रो करती है। एंड आप देखिए तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी का रेशियो 15 साल के हायर लेवल पे अभी आया है एट 4.8% आफ्टर लॉन्ग टाइम, and this is only likely to increase. So the long term average from 2003 to 2024 is 3.7, and we are way above that now at 4.8. So there is a tax buoyancy even at the corporate level apart from personal income tax. The second number what I was mentioning to you is indirect tax, जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट के हिसाब से 9% से ग्रो करेगा। अगेन दिस नंबर इज प्रिटी डुएबल नंबर। सो रेवेन्यू पार्ट में दोनों डायरेक्ट टैक्स का एजम्पशन 13% का और इनडायरेक्ट टैक्स का एजम्पशन 9% ग्रोथ का, वो डुएबल नंबर है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम एंड एक्साइज 3 कंपोनेंट होते हैं। अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ, ये आपका एवरेज मंथली नंबर है पूरे साल का, मतलब FY20 में 12 महीने का जितना भी जीएसटी कलेक्शन हुआ डिवाइड बाय 12 करते हैं तो 1,01,000 करोड़ का आपका मंथली जीएसटी नंबर आया था। 21 कोविड की वजह से डिस्टॉर्टेड है। 22 1,23,000 करोड़ पर मंथ। 23 का एवरेज आया 1,50,000। 24 का एवरेज आया 1,67,000 एंड 25 का अभी जो YTD नंबर है अप्रैल मई जून का, दैट इज 1,85,000 करोड़। सो दिस इज अ प्रिटी phenomenal increase in the GST number, and this is a monthly average for the full year. So clearly GST is on upward trajectory and that is only supporting the indirect tax number. नॉन टैक्स रेवेन्यू इस बार जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने जो सरप्राइज मिला है वो आरबीआई डिविडेंड से मिला है। आरबीआई हैज गिवन रफली 0.4% ऑफ द जीडीपी नंबर एज अ डिविडेंड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस बार का नंबर सीधा ये 5.5 ट्रिलियन पे पहुंचा है। एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट हैज आल्सो लोअर डाउन द fiscal deficit to 4.9 versus 5.1 of the interim budget. And this investment, as usual, they are not able to achieve the targets, and they've again set the standard number जो every time वो दे देते 50,000 करोड़ का। Let's see how they fare up, because the last year number was pretty mediocre versus budgeted, and I don't think that this government is very strict and keen towards raising funds and divesting the stake. They're probably leveraging other options first before going towards this. So the total receipt, including direct and indirect, is likely to grow at 15%. This number is pretty doable number, so I have no second doubt that कि ये number achieve नहीं होगा, and we are very much sorted for that. अभी आता है एक्सपेंडिचर पे। तो टोटल एक्सपेंडिचर 9% से ग्रो करेगा। लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर ग्रोथ वाज 6%। सो देयर इज अपटिक इन द एक्सपेंडिचर नंबर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, एज आई सेड, कि ये अपटिक के बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। अभी एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट है, मैंने आपको बताया था, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नंबर आप देखिए तो 2022 में 4% का ग्रोथ, 23 में 8%, 24 में 1% का ग्रोथ एंड 25 में अगेन 6% ग्रोथ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
यहाँ पे आप देखिए तो ये जो 2 साल ये रेंज में रहा, फिर 34 की रेंज में रहा, ये यहाँ से ये 37 की रेंज में निकला है। सो क्लियरली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट ने फोकस करना चालू किया ऐसा लगता है मुझे। एंड आई थिंक ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन एवरी बजट। सो यहाँ से ही अपवर्ड जर्नी चालू चालू हुई ऐसा मुझे लग रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे इंटरेस्ट पेमेंट लार्जेस्ट शेयर है, सब्सिडीज का ग्रोथ तो नेगेटिव है, एंड अलाउंस एंड पेंशन का ग्रोथ 4% है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने एक कंपोनेंट फर्दर पुल आउट किया है विच इज ऑन एग्री एंड फार्मर वेलफेयर अलोकेशन। सो अगेन जस्ट लाइक दैट, वो जो मैंने आपको ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेटा बताया था वैसे ही है। यहाँ पे ये नंबर जैसे 0.9, 1.1, 1.2 पे जाके अटक गया था, एंड आफ्टर 2000, और यहाँ पे जरूरी भी था बिकॉज कोविड के बाद देर वॉज अ नीड टू फोकस ऑन द फार्म वेलफेयर, लेकिन उसके बाद ये डीप आया, एंड यहाँ से अगेन इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग बजट। सो दिस इज अनदर साइन दैट द स्लो एंड ग्रेजुअल फोकस इज कमिंग बैक टुवर्ड्स एग्री एंड फार्मर साइड। इसका एक सिंपल डेटा ये भी है, ये डिपॉजिट्स इन जनधन अकाउंट जो हमने देखा कि जून महीने का ये HSBC का डेटा है, तो जून महीने में ये नंबर काफी हद तक नीचे गया था। इन इंटरिम में भी ये नंबर नीचे जाता है फिर वापस ऊपर आता है, लेकिन ओवरऑल मूविंग एवरेजेस भी हम निकाल के देख रहे थे तो वो भी धीरे धीरे ये बैलेंस नीचे जा रहा है। सो दैट शोज दैट देयर इज स्लाइट स्ट्रेस इन द रूरल इंडिया। सो देर आर अदर फ्यू इंटरेस्टिंग स्कीम्स जहां पे गवर्नमेंट ने काफी काम करने की कोशिश की है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन एंड रूरल दोनों में इतने बड़े नंबर पे भी 36% एंड 70% अलोकेशन बढ़ा है। स्कूल्स वाला जो सेगमेंट है, शिक्षा वाला, वहां पे भी अलोकेशन का जंप अच्छा खासा आया है, 132% एंड 263%। देन यू नो देयर इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले 1400 करोड़ से 4000 करोड़ का एक उन्होंने जंप दिया है, एंड ऑटो सेक्टर में PLI स्कीम के लिए बड़ा जंप आया 600% का। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एंड सोलर ग्रिड पे भी अच्छा खासा फोकस है। सो दीज आर फ्यू इंटरेस्टिंग एरियाज वेयर द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग। नाउ लेट्स कम टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखिए तो द नंबर इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग फ्रॉम 4.3 टू 11.1। सो ये कंसिस्टेंटली आपका नंबर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है, एंड ये जो नंबर है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जाएगा ऐसे, लेकिन इसका जो बढ़ने का जो पेस है वो अभी मॉडरेट होगा ऐसा हमको लग रहा है, एंड इट इज प्रेटी मच विजिबल फ्रॉम द ग्रोथ रेट, so which is actually going down, and rightly so because of the high base. So from 37% growth in 22 to 25% growth and 28% growth and now 17% growth in FY25. So gradually ये growth number कम होगा और absolute number बढ़ेगा, बट ये जो पोर्शन है और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट का फोकस है, इट इज नाउ नोन टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेरी वेल। सो आप देखिए तो क्वालिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इम्प्रूविंग। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज नॉट दैट क्वालिटेटिव was 88% in FY20 is now close to 77%, and the capital expenditure has actually increased to 23%, and as a percentage of GDP from 1.6% to 3.4% ये नंबर आया है। और आइडियली जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ होगा उससे स्लाइटली ज्यादा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ होगा। सो ये नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कंसिस्टेंटली धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, but the rate of growth is moderating and it is further going to moderate. As a result of that, because of the strong tax collection as well as non-tax revenue, at the same time controlled expenditure and judicious mix of the expenditure, fiscal deficit is consistently going down, and now we are at close to 4.9% projected number for this year. And as a result of that, जो गवर्नमेंट बोरोइंग का नंबर है वो भी एक
आपको ध्यान देना चाहिए. It is now close to 14 trillion rupees, which is a degrowth of 9%. एंड जब भी गवर्नमेंट कम बोरो करती है तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर कम बढ़ता है एंड इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाते हैं एंड द प्राइवेट सेक्टर गेट्स मोर स्पेस टू बोरो एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होती है. सो दिस इज गुड थिंग. सब्सिडीज एज यूजुअल एनडीए गवर्नमेंट में कंसिस्टेंटली नीचे जाती है. जो आपको 22 में जो स्पाइक दिखा था वो प्रिडोमिनेंटली कोविड रिलेटेड था एंड इट इज ग्रेजुअली गोइंग डाउन. उसमें मेजरली आपका फूड सब्सिडी का कंपोनेंट रहता है. बाकी जो फ्यूल एंड फर्टिलाइजर है इट इज कंसिस्टेंटली अंडर कंट्रोल. सो दिस वाज ऑल अबाउट बजट दैट यू नो दैट बजट मेरे हिसाब से अगर कैपिटल गेन टैक्स की बात हटा दीजिए तो प्राइमा फेसी उन्होंने स्लाइटली अपना रुख बदला है फ्रॉम 100% प्रो development or the pro capex towards slightly inclusiveness in terms of rural farmer youth skill development jobs and all, which is I think good for the market, sorry, for the country. And stock market has also taken their stands accordingly, and there is a slight and gradual shift is happening towards investor mindset. In fact, we have seen sort of a weakness and nervousness in the industrials, infra, capital goods, railway, defense pockets in last couple of days. And because ये जो भी 11-11.5 लाख करोड़ का कैपेक्स का नंबर है वो नोन है मार्केट को, मतलब, और ये अभी क्लियर हो गया है कि ये नंबर आता रहेगा लेकिन ग्रोथ कम होगा और सामने वैल्यूएशंस भी बहुत हाई है. सो एक बजट ने एक थोड़ा सा दिशा दिखाने का काम किया है एंड एज अ फंड मैनेजर वी लुक एट दिस डेटा वेरी केयरफुली एंड वी फाइंड that there is a slight shift is happening, which we'll see in the coming slides. Now let's look at all weather investment approach performance. These are the top 10 holdings. You all own it. And हमने ये as latest लेने का कोशिश किया था. As on 24th जुलाई का ये डेटा है. And you can see a couple of PSUs as well as you know, variety of sectors as a part of this. You have a sectorial mix in front of you, market cap mix in front of you. All this data is always available to you, so I'm just keeping it. On the diversified fund, again, these are the top 10 holdings, and the top 10 stocks are 36%. And again, the market cap wise, the small cap is 45, 46, large cap is 29, mid cap cash. So this is what is a diversified fund. Now the business cycle fund, which is pretty young baby, and we just launched it in the month of November last year. So, you know, the focus is on creating a multi-cap portfolio of 20 to 35 stocks. Single sector exposure can be as high as 40%. You know, it's a benchmark agnostic product actually, absolute return product है, but हमने benchmark दिखाना है तो we are showing it versus Nifty, but you know, the performance of the fund can be disproportionately different than benchmark, both on upside and downside, because the fund is going to be designed and created far different than what benchmark looks like. It doesn't hug the benchmark, and it is a lot of loftiness in terms of allocation towards the sectors and the companies. So, but the theme is very clear that we want to play on migration from business headwinds or disbelief towards business tailwinds and belief. सो जो सेक्टर्स और कंपनीज हमको लगते हैं कि उसके हेडविंड से उसकी तकलीफें दूर होने जा रही है, अभी भी मार्केट में डिसबिलीफ है और आने वाले टाइम में मार्केट विल रिकॉग्नाइज इट एंड इवेंचुअली नंबर्स विल कम, तो उसको हम पार्टिसिपेट करते हैं. So it's a mix of both top down and bottom up approach. Returns are going to be non-linear and single sector exposure is likely to be 40%, as high as 40%. So as of now, these are the top 5 holdings in the fund. And again, the market cap mix is tilted towards small cap, followed by mid and large cap. And cash is less compared to all weather and diversified at a 6.82%. Why us? Again, very quickly, I say we are not constrained by a particular style. So we don't have bias towards growth or towards value.
we only look at the earnings, and yes, we respect risk a lot. We just don't look at the return, and we just don't chase the return. And it is evident from the month of May and June, where we prefer not to chase the return at the cost of the risk. And it has happened in the past as well. We generally remain unperturbed, and we don't get disturbed because of that. Because we know that what we are looking at is also good, and eventually market is likely to give us a reward accordingly. We are very, very flexible, nimble-footed, agile, and we respect the market. And this is like, is the data that winners and losers we publish. So there has been a dip in the month of June where the winning audience in the portfolio dipped. And this is the first time in the last many months that the number has fallen. Otherwise, it is always close to 65, 70, 75 odd. So why it has happened, we'll discuss. We believe in consistent alpha, and we have a well-established public track record. Now let's look at the all-weather funds numbers. So last financial year was very good. We had almost 48% return net of fees and charges versus 40% for the benchmark. This year, current year, FY 24-25 is quite challenging. We are up by 8% and the benchmark is up by close to 13%. So it's a negative alpha of 5%. Yet, since inception, numbers are still decent, and it should have been much better had we not generated a negative alpha in FY 24-25 YTD. So why this April, May, June has been painful, we'll discuss in the coming slides. Let's look at the diversified fund first. Last year, again, a phenomenal number versus benchmark, a significant alpha, 54.84% return. Current year, just like all-weather fund, it is also underperforming the benchmark. So the negative alpha is not as severe as all-weather, but yes, there is underperformance. Since inception, the numbers are pretty robust, and the fund, this IA is doing very good that way. The third is business cycle, which is just 8-9 month old product. But last year we launched in November, and we gradually built up the portfolio, and we gradually created the theme. So the performance is very short. You can't compare, and you can't even look at the returns, but still we are showing for the sake of understanding. So FY 23-24, because it was only for a couple of months for the financial year to get finished. The current financial year is decent over here, versus 10%, it is up by 11.65%. And since inception, the number is going neck to neck almost. Another reason for slightly compressed performance is the inflow, which come very recently at the top of the performance. Otherwise, if the client who have chosen to be with us in the fund since beginning, their performance is at least 4.5 percentage point better than the scheme level TWRR. But we always show the scheme level TWRR returns. So that is the requirement as well, and we should be showing that only, not the first client numbers. So we are very confident that this product is a 3-year product, as we said while we choose to sell the product to the investors, and we are very confident that this product is going to be delivered and demonstrate a very good output. Now let's look at all-weather versus BSE 500 month on month, because this April, May, and June has been very challenging. So April was pretty good actually, versus 3.44% of the benchmark. The fund was up 4.77, so it was a smart alpha. But in the May, the underperformance came in, and then came the June. The underperformance was again severe. So just before the election, we had a webinar, and in the month of April and or so, and we said that we are trying to protect ourselves because it's a very big event. और मेरे लिए ये इस बार का इलेक्शन बहुत मायने रखता था अपने इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता तो पोर्टफोलियो रिटर्न्स एंड मार्केट रिटर्न्स काफी डिस्टॉर्टेड दिखते आपको,
एंड आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं कि वी वर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक द वे मीडिया वाज फोरकास्टिंग लाइक 370 380 numbers, and we did the detailed scenario analysis we presented in front of you, and hence we choose to remain little light and little uh, fearful, and we choose to stay away from the politically exposed sectors like defense, infra, railway, industrials, Adanis, and whatever you want to say. And we paid the price because जैसे जैसे फेज वाइज इलेक्शन आगे बढ़ते गए, मार्केट का पल्स ऐसा निकला कि ये गवर्नमेंट रिपीट होने वाला है. सो मई महीने में काफी अच्छा रैली वो पॉकेट्स में आ गया, एंड जून महीने में अगेन काफी अच्छा रैली वो पॉकेट्स में आया. एंड बाय द टाइम द मेजॉरिटी ऑफ द डैमेज ऑफ द जून मंथ एक्चुअली हैपेंड बाय फर्स्ट वीक ऑफ द जून. उसके बाद एक्चुअली वी हैव रिकवर्ड द ग्राउंड, एंड दैट इज व्हाई द नंबर इज स्टिल लुकिंग 4.3. सो ये बहुत ज्यादा स्क्यू है ये डेटा फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द जून. एंड अगर हमारा फियर थोड़ा भी करेक्ट होता आपको प्रोटेक्ट करने का, तो आपने वो ट्रेलर एक्चुअली 4 जून को देख लिया था कि हमने 2000 पॉइंट निफ्टी का फॉल देखा विथ दिस एनडीए नंबर ऑफ 272 प्लस एंड द बीजेपी नंबर ऑफ 240. सो अगर 10-15 सीट कम हो जाती ना सही मायने में, तो पूरा इक्वेशन बदल सकता था, एंड ये मार्केट फिर यहाँ पे नहीं बैठा होता था. सो वी वर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ आवर असेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग द वेल्थ ऑफ द क्लाइंट्स, एंड नॉट दैट कि जो हमने प्रोटेक्शन का सोचा वो प्ले नहीं हुआ, पार्शियली प्ले हुआ. हमने ट्रेलर भी देखा 2000 पॉइंट निफ्टी का, वो बहुत ज्यादा हो सकता था. दूसरा कि जो चीज चली है अप्रैल, मई और जून महीने में, वो काफी महंगी थी. And we, as said, that we don't want to chase the return because we feel that the risk will follow back automatically. So that principle has also affected our performance in May and June, because we didn't want to chase the returns. And July again we are back to normal, and we have started outperforming the benchmark. And as a result of that, the major dent happened between May and June, which is the major area. Otherwise, April was good. July is shaping up well. And now we'll understand that what exactly went wrong with May and June. मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, लेकिन with numbers I'll like to share कि कहाँ पे हमने avoid किया. So the same thing is for the diversified fund. April was very strong. May was underperformance, just like all weather. June was again underperformance. July is decent, and this is for the full current financial year YTD number so far. Business cycle fund, there is no need to compare, but for the sake of comparison, April was good. May was very bad. June was again good. It has come. This product came back very smartly in June. July again is shaping up very well, and as a result of that, FYTD, the numbers are pretty robust versus benchmark. Now, if you look at the May and June numbers BSE 500 का, तो हमने BSE 500 में जो डिफेंस के स्टॉक से, कैपिटल गुड्स के स्टॉक से, रेलवे के स्टॉक से, इंफ्रा के स्टॉक से, उसका एवरेज रिटर्न निकाला 2 महीने का. सो डिफेंस स्टॉक्स डिलीवर्ड 53% एब्सोल्यूट रिटर्न, कैपिटल गुड्स 30% प्लस, railway close to 30, and infra 21-22%. Very skewed BSE 500 contribution from these 4 segments. If you look at the May June 2 महीने का BSE 500 का नंबर, तो रिटर्न looks very good, the 7.42% benchmark return, बट उसमें टॉप के 225 स्टॉक से उसका एवरेज रिटर्न 20% है, और बॉटम के 275 स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न -1.24. और ये जो नंबर है ना, इट इज प्रिडोमिनेंटली ड्रिवन बाय योर कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल और इंफ्रा और रेलवे और डिफेंस, एंड दैट हैज लेड टू दिस, इट हैज पुल्ड अप दिस नंबर 7.42. So this is what I wanted to highlight. It's a very skewed number, and in the valuations की अभी बात करते हैं. चलो कि ये हमने मिस किया मई एंड जून में, फियरिंग द इलेक्शन इज फाइन, बट क्यों मिस किया, तो वो भी एक सिर्फ इलेक्शन या फिर वैल्यूएशन एज वेल. सो इफ यू लुक एट द पी रेशियो कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंपनीज, ये रैंडम मैंने नंबर्स लिए फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स. सो फॉर एग्जांपल एबीबी
अप्रैल एंड में ही 95 का पीई रेशियो था, जो 123 हो गया जून एंड में। सो इट्स अ बिग स्पाइक। द सेम विद सीमेंस, 90 का पी 117 हो गया। द सेम इज विद लेट्स से एनी कंपनी यू टॉक अबाउट, हनीवेल और टिमकेन और बीडीएल, जो 60 का पी 95 हो गया। या तो फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी 135 का पी 194 हो गया, ये 92 का पी 134 हो गया। जुपिटर वैगन्स 51 का पी 86 हो गया। So everywhere it was expensive, number one, and it further got expensive in anticipation of the good outcome in the election. We choose not to chase the return because those were expensive and the big event was on the head. If anything goes wrong, we would have, market would have paid a very big price, and we already saw the trailer by 2000 point intraday correction. So, nothing wrong in terms of, carefully conserving the wealth and then growing it as and when you get the decent opportunity. Now let's look at the another data point of the capital goods sector. It is at the peak valuation, highest ever EBITDA margin, I would say, compared to historical average. ओनरशिप भी अच्छी खासी है, काफी फंड्स के पास एक्सपोजर है, एंड बेस बहुत बड़ा हो गया है, तो हाई बेस पे उसका ग्रोथ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ अगेन लुक एट द कंपनी स्पेसिफिक। FY13 to 20 का मैंने एबिटा मार्जिन लिया है, बिकॉज 20 के बाद 21 कोविड, 22 कोविड इफेक्ट है, तो वी डोंट वांट टू डिस्टॉर्ट द डेटा। सो दिस इज लाइक 7 years a good number for you to digest. So look at the massive margin improvement which has already happened in the in the base. So everywhere across the board, there has been a phenomenal improvement in the EBITDA margin everywhere, be it your defense or be it your infrastructure or be it your railway. So it's a phenomenal thing which is already there in the base. So, this is one data, I wanted to highlight that ये हमने बहुत सारे सेक्टर्स में पास्ट में देखा है, बहुत सारे कंपनीज में देखा है। जब when you are buying something at pick of the valuation, pick of the ownership, pick of the margin, and if anything goes wrong slightly, then one fall leads to another, and the cycle goes on. So we have been very careful about all these data points. We just thought of highlighting it with you. Now let's look at the all-weather fund ka since inception year wise. So FY 21-22 actually the fund delivered negative 4.83% alpha. 22-23 delivered 5.92% positive alpha, because यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि your commodity stocks or paper or other segment was doing, and Adani was doing very good, and we choose not to participate there because we saw a lot of risk in the metals and Adani's and other segment where the commensurate fundamental support was not there. And as and when after the Russia-Ukraine war, the world realized that the interest rate cycle is going to go up and inflation is way too high. Uh, likely to come. Inflation is, benign interest rate cycle is over. Now the inflation is going to eventually play the big role, and the rate hike cycle is going to commence. And we saw the 11 times US Fed increasing interest rate, and we moved to the stocks related to let's say capital goods and industrials and auto and all. सो वहां पे 22-23 में हमारा 5.92% का अल्फा बना, 23-24 में अगेन 7.81% पॉइंट का अल्फा बना. इट्स अ फिनोमिनल अल्फा, एंड अगेन दिस ईयर हैज बीन चैलेंजिंग. सो प्लीज डोंट गेट carried away while the numbers are very good, or don't get carried away probably when your performance is slightly uh, uh, not up to the mark. There is a reason behind it. We are in a long-term wealth creation. At the same time, we have to conserve wealth and protect the capital. So ये दोनों सिक्के के दोनों बाजू है, एंड उसको किसी एक को निग्लेक्ट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. एंड वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ यू, दैट हाउ इट हैज मूव्ड. Now this is a sector-wise allocation for all the three funds, all-weather, business cycle, and diversified. One thing is very clear here that auto
almost linear sort of allocation. BFSI, we are very underweight as of now. We booked profit just before these quarterly numbers. Pharma in this fund, the single sector exposure can be 40%. We have already reached to 33% for the business cycle. Here also the numbers are 33, 13, 13. IT, we have built up position during the result season and slightly ahead of that. And here the numbers are 12, 13, and 8. PSU and metal all together are very high in diversified fund. So it's slightly riskier product compared to all weather 16 and 17, 16, 17 for BCF and all weather. Consumer is a pocket where we are of late getting excited, and we see that जो इंडस्ट्रियल इंफ्रा में पिछले 2-3 साल में हुआ हो, आने वाले 2-3 साल में शायद कंज्यूमर में हो सकता है, एंड ये सेगमेंट को अभी आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज द मैक्रो थीम इज स्लाइटली चेंजिंग and we have already created a decent 15% position in all weather, close to 10% for diversified and 9% for business cycle. Chemical is another sector which is showing a selective green shoots, where we have created little higher position in all weather, and others are 5, 6, 7, 8%. Cash level is increased, and it is now 16% and 17% for diversified and all weather. And BCF हमें traditionally हमने हमेशा cash कम रखा है, so which is less. So this is very simple comparison for you all to look at that कौन से फंड में किस तरह से हमने प्ले किया है. दूसरा हमको ऑल वेदर में एक और जो चीज का नुकसान सहना पड़ा, दैट वाज फॉर यू नो दैट गोइंग कंजर्वेटिव is fine, remaining on cash is fine, but we also sort of moved to gold and silver in anticipation. We made little bit money, 9-10% in gold, and we sold it off much earlier, and silver we had to sell it off on the day of budget, and we are actually out of it. So this is basically one area which also impacted little bit all weather more. So as of now, there is no exposure to precious metal in all weather, as well as there is no exposure to overseas ETF in all weather. This is the sectorial comparison. Now, a few interesting data points on the markets. Number one is this activity tracker. This is very interesting activity tracker. We get it, and it captures everything. आपका CMI का data, unemployment, power, rail, freight, real GST collection, services and manufacturing PMI, you know, credit growth, two-wheeler passenger vehicle sales का growth. So ये नंबर कंसिस्टेंटली ऊपर की बाजू जा रहा है. देयर इज एक्सपेंशन. कोविड इयर्स में उसमें एक सॉर्ट ऑफ अ कंप्रेशन दिखा था. उसके बाद देयर इज अ कंसिस्टेंट एक्सपेंशन, एंड इट इज प्रीटी डिसेंटली गोइंग अप. दिस सिग्निफाइज दैट देयर इज अ ब्रॉडर ग्रोथ हैपनिंग अक्रॉस द इकोनॉमी, एंड थिंग्स आर गोइंग प्रीटी रोबस्ट. आप देखिए तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज PMI का नंबर आया, इट इज नाउ क्लोज टू 61 एंड अबोव. So any number above 50 signifies expansion. Close to 50 is actually a very muted activity, and below 50 is a contraction, which happened during the period of COVID. And between 2013 to 2018, it was a very, very subdued because we had demo on GST, RERA, and other things. And then subsequently it picked it up post-COVID, and it is nicely going up. Now this is again a very interesting data. ये हमने जो दिया है आपको 10-year average trailing PE of the Nifty 50. So 2017 में जैसे 14 का ट्रेलिंग PE चलता था, वो 2012 के आते आते वो 15.5 हुआ. फिर 13 से लेके वो 17 तक आते आते वो 17.8 हुआ. तो 2.8% CAGR से निफ्टी का PE री रेटिंग हुआ over the period of, and this is 10-year average PE. Yeah? So this is between 2013 to 17, 2.8% CAGR से PE का re-rating हुआ. फिर 2018 से 22 के बीच में 3.4% CAGR से निफ्टी का ट्रेलिंग PE का re-rating हुआ. जो 18 टाइम्स चलता था वो 21 टाइम पे ट्रेलिंग पे आ गया, एंड राइट नाउ वी आर एट 22.5 टाइम्स ट्रेलिंग PE, अगेन 3% CAGR
from FY 23-24 and as of now 25. सो एक सस्टेन्ड पी मल्टीपल का री रेटिंग एवरी ईयर होता जा रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें कभी गिरावट आ सकती है या आनी चाहिए, लेकिन मोर और लेस एक पिक्चर बहुत क्लियर है दैट इफ द कंट्री इज डूइंग गुड एंड एंटायर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चैलेंजेस है एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, द ग्रोथ इज नीट एंड क्लीन, government is doing a good job, governance is more or less neat and clean, policies are stable, and corporates are investing and delivering a decent earning growth. तो आपका प्लस लिक्विडिटी, द फ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम द रिटेल और फ्रॉम द ओवरसीज इन्वेस्टर इज प्रिटी स्ट्रांग, सो दैट इज ऑल्सो ड्राइविंग द नंबर। सो मेरे हिसाब से हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि 18 टाइम्स के नीचे जनरली आपका ट्रेलिंग पी सस्टेन नहीं करता है, एंड this we have taken into consideration post FY 26 to 26 ऑनवर्ड्स का ये डेटा है, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स भी बदले हैं। जैसे कुछ कुछ निफ्टी स्टॉक्स ऐसे थे जो लो पी वाले पहले रहते थे और अभी उसमें एक्सपेंसिव पी वाले स्टॉक एंटर होते हैं, जैसे आईशर मोटर फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम नंबर। सो हाई पी स्टॉक निफ्टी 50 में ऐड होते हैं तो भी आपका निफ्टी 50 का पी रेशियो बढ़ता है। जैसे कल को उठ के न्यू जनरेशन बिजनेस जैसे जोमेटो आ जाएगा निफ्टी 50 में है, आई एम जस्ट रेंडमली थ्रोइंग द नेम, तो भी आपका जो ट्रेलिंग पी ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द निफ्टी 50 विल चेंज। So it is only not just about earnings or about the sentiment, it is also about the components of the Nifty 50. But हमारे हिसाब से 18 से नीचे निफ्टी नहीं जाता है और 22 के ऊपर सस्टेनेबल ट्रेलिंग पे ही नहीं रहता है। सो 22 के ऊपर जैसे ही जाता है थोड़ा करेक्शन आता है, 22 23, कोई लोग 23 तक भी देते हैं। सो दैट as of now we are close to 22 and a half, and that is why we are sort of struggling a bit in terms of market movements. And उसके बाद जरूरी नहीं है कि बाजार गिरेगा, उसके बाद ये भी होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट मूव करता रहता है और निफ्टी कोई मेजर मूवमेंट देता नहीं है, ऐसा भी हमने पीरियड देखा है। नाउ लुक एट द लास्ट 2 years, पर्टिकुलरली 22 से 24 का CAGR का नंबर। तो निफ्टी 50 का जो अर्निंग्स है वो 18% CAGR से बढ़ा, एंड जो स्टॉक का रिटर्न है 23% CAGR से आया। मिड कैप निफ्टी का जो अर्निंग्स है 23% CAGR से बढ़ा और स्टॉक रिटर्न 45% CAGR से आया, इंडेक्स रिटर्न। एंड निफ्टी स्मॉल कैप का जो अर्निंग ग्रोथ आया 17% CAGR से आया और स्टॉक प्राइसेस 47% CAGR से बढ़े। तो स्पेशली लास्ट 2 years में मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अच्छा खासा री रेटिंग हो चुका है। So you need to be very selective while you are buying mid and small cap. Yes, in our portfolio also we have exposure to mid and small cap, but we are pretty sure about the earnings की कैसा numbers आता है, and we are also pretty sure about accepting the mistake and going out if we go wrong. So you have to be very careful now that आप अगर ऐसा कोई मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले ले तो जो ऑलरेडी चला हुआ सेक्टर है जहाँ पे मैक्रो थीम काफी प्ले हो चुकी है, तो देन इट इज अ डिजास्टर रेसिपी, because you are already buying very expensive name. But if you're buying a sector or company or a segment which is actually undervalued or it has underperformed and अभी incrementally earnings आएंगे और there is a lot of disbelief, तो बहुत वहां पे बहुत ज्यादा पैसा भी बन सकता है अभी भी। So it's a stock pickers market now, but the best part of the market of delivering returns in the indices higher than the bench earning commensurate earning growth is behind, which is evident in front of you. दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वार्टरली निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ नंबर है। सो इफ यू सी केयरफुली हियर आल्सो द ग्रोथ इज बीन वेरी रोबस्ट पोस्ट दिस कोविड पीरियड। सो आपका एवरी क्वार्टर का ये नंबर YOY ग्रोथ नंबर है। सो दिस क्वार्टर द ग्रोथ नंबर इज प्रिटी म्यूटेड, 4% अर्निंग ग्रोथ। The last year, the base is very high, 33% earning growth. September, 28% earning growth. December, 19% earning growth. And March 24, 12% earning growth. So there is a clear-cut gradual earning growth declining. And as a result of that, मुझे लगता है कि जो निफ्टी की earnings जो 25%, 28% से जो ग्रो हुई है वो अभी हमको 10-12
13% से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ एज्यूम नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट आइडियली वी शुड डू। वो बात अलग है कि जैसे नंबर्स आते हैं हम अपग्रेड डाउनग्रेड करते हैं, बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर इन योर माइंड। PSUs की भी बात कर लेते हैं। सो इफ यू लुक एट द दिस लाइन एट द सेंटर, सो 2014 से 2019 के पीरियड में प्राइवेट का जो अर्निंग ग्रोथ है 9.8% CAGR से आया, PSU का अर्निंग ग्रोथ एक्चुअली डी ग्रोथ हुआ। एंड 2019 से जो हवा का रुख बदला है, और प्राइवेट का अर्निंग ग्रोथ 18.6 एंड PSU का अर्निंग ग्रोथ 33.4% से आया। एंड हमने उसमें देखा कि मेजोरिटी जो वेल्थ क्रिएशन हुआ वो रेलवे, डिफेंस, ओवरऑल सारे PSUs में हुआ। इवन इवन पावर सेगमेंट्स, लेंडर्स, बैंक्स, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब में अर्निंग्स ग्रोथ है और सब में मल्टीपल री रेट हो चुके हैं। अभी यहाँ से यू टू बी वेरी सिलेक्टिव। हमारा ऐसा मानना है कि द एक्सपेंसिव PSUs वन शुड अवॉइड एंड रेदर लुक एट द वैल्यू जोन ओरिएंटेड PSUs, जहाँ से बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है लोगों का, लेकिन 2-3 साल में उसमें बहुत अच्छे पैसे और बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी चीप। अच्छा डिविडेंड यील्ड है 3-4-5% का, अर्निंग ग्रोथ सरप्राइज कर सकता है, और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। तो वो पर्टिकुलरली मेटल और एनर्जी बास्केट में वो चीज दिख रहा है, एंड नॉट फ्रॉम द डिफेंस और रेलवे और अदर सेक्टर्स ऑफ द PSU। वहां पे काफी हद तक काफी री-रेटिंग हो चुका है। नाउ इफ यू लुक एट दिस नंबर, दे कंजम्पशन का एक डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जैसे 3-4 फिगर है, तो ऑटो के नंबर एवरी मंथ अच्छे आ रहे हैं। अब देखो, देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ एवरी क्वार्टर YOY फॉर द पैसेंजर व्हीकल, एज वेल एज देयर इज अ रिवाइवल इन द टू व्हीलर। बट इफ यू लुक एट द ECD, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो पॉकेट है, उसमें देर इज अ वेरी सबड्यूड नंबर ऑफ 3, 4, 5, 6, -5, -2 सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ। और यहाँ से थोड़ा सा एक अपटिक देखने को हमको मिला था, और इवन ये क्वार्टर के नंबर्स में भी अपटिक दिख रहा है। लाइट्स का जो सेल्स है वो भी मोरलेस काफी सबड्यूड रहा है, और अभी भी उसमें कोई ज्यादा बड़ा रिकवरी नहीं दिख रहा है। FMCG जो बहुत अच्छा ग्रो किया था, इट हैज एक्चुअली डिलीवर्ड वेरी मीडियोकर नंबर पिछले 4 क्वार्टर में, और ग्रेजुअली अभी रिकवरी होना चालू हो रहा है। जैसे हमने लीवर के नंबर्स देखे, 4% वॉल्यूम ग्रोथ है। इवन कजारिया का टाइल्स का 7-8% वॉल्यूम ग्रोथ है। तो डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ है स्टार्टेड कमिंग इन। आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज के, PVCs के, एस्ट्रल्स के, मतलब किसी के भी आप डेटा निकाल के देख लीजिए। तो अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले 1.5-2 साल में कंज्यूमर में सिर्फ डिस्क्रिशनरी हाई एंड वाला चल रहा था, क्योंकि मास मार्केट या तो फिर जो वैल्यू ओरिएंटेड कंज्यूमर बास्केट है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, लाइक FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, और ब्राउन गुड्स। और जो चल रहा था वो होटल्स, ज्वेलरी, वो वाला पॉकेट बहुत अच्छा कर रहा था। बट I think the tide is gradually turning around, and it's going to have other sector and broad-based participation in the consumer side. ये sector wise थोड़ी सी commentary है। So auto sector has moved from value zone, जो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में हमारे पोर्टफोलियो में हमने माल लिया, अच्छी पोजीशन बनाई, वी मेड लॉट ऑफ मनी, एंड it is now closely fairly valued compared to the, and slightly expensive as well compared to the undervalued zone. रिसेंटली जो होलसेल के जो नंबर्स आ रहे हैं, मंथली जो ऑटोमोटिव्स के नंबर आते हैं, उसमें हमको जो दिखते हैं वो होलसेल दिखते हैं कि कंपनी ने कितना स्टॉक डीलर्स को दिया, लेकिन डीलर्स से जो रिटेल में हम और आप जैसे लोग लेके खरीदते हैं, वो रिटेल का ग्रोथ वर्सेस होलसेल का ग्रोथ में मिसमैच है। डीलर्स की इन्वेंट्री लेवल बढ़ती जा रही है, तो एक वो चीज है, कंपटीशन बढ़ रही है। हमने सिलेक्टिव प्राइस कट्स भी देखना चालू किया है कुछ कुछ मॉडल्स में। सो एंड ऑल्सो देयर इज अ कमोडिटी इन्फ्लेशन, इनपुट इन्फ्लेशन विच इज लाइकली टू हिट इन द नंबर्स। सो हमारा ऐसा मानना है कि यू शुड प्रिफर एंसिलरीज ओवर OEM,
बिकॉज एंसिलरीज को ओईएम का जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है या तो फिर ग्लोबली जो सोर्सिंग कंसोलिडेशन है, वेंडर कंसोलिडेशन, उसका बड़ा एडवांटेज एंसिलरीज को मिलता है। हाँ, कैपिटल गुड्स मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। Companies continue to benefit from strong inquiry pipeline, specifically in power generation, transmission, data center, renewables, solar, railway, semiconductor, electronics, hydrogen. But सबकी ऑर्डर बुक भी काफी फुल है और बहुत अच्छी हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, लेकिन लॉट हैज बीन प्राइस्ड इन द वैल्यूएशन एंड यू वुड बी वेरी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव हियर। ऑल्सो फ्रीबीज वाला जो माहौल है वो, चलो बजट में इतना फ्रीबीज नहीं डिक्लेयर हुआ है, लेकिन स्टेट लेवल पे फ्रीबीज, इवन द एनडीए हैज थ्रोन द टॉवेल एट लास्ट इन महाराष्ट्र बजट, and we have seen enormous freebies being announced by the Maharashtra government. So एक बार जो freebies घुस जाते हैं वो जल्दी रिवर्स नहीं होते हैं. It is very difficult to take away from the public, and it impacts your overall capex number. एंड जो कैपेक्स के तीन ड्राइविंग फोर्स होते हैं, सेंटर होता है, स्टेट होता है और प्राइवेट होता है. तो सेंटर इज डूइंग इट्स जॉब. Private was gradually reviving based upon the center and state capex, and state में धीरे धीरे अगर freebies का concept ज्यादा बढ़ता है तो the capex number definitely will take a backseat. We have already seen in couple of states capex numbers where the focus is more on the freebies and vote bank, and eventually the capex number start showing a declining trend from that particular state. So you have to be very cognizant of this fact as well. And nothing is cheap at this juncture as well. So that is another thing. And if you look at the capital goods average PE ratio, it is now at 73% premium to its long period average. So long period average 27-28 times hota hai. And the sector PE is close to 46.5. And this is broadly a forward PE number I'm talking about. केमिकल जो रेट सी इश्यूज जो चल रहे हैं उसके चक्कर में कंटेनर्स एंड फ्रेट्स का जो शॉर्टेज है एंड रियलाइजेशन उसके लिए ऊपर गया है. थोड़ा एग्रेसिव रीस्टॉकिंग भी हो रहा है कस्टमर के लिए, बिकॉज उनको डर है कि टाइम पे हमारे पास अगर माल नहीं पहुंचता है तो क्या होगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि इट्स अ मिक्स थिंग. Few pockets are showing a very interesting turnaround, and few pockets are still showing very lull. For example, the numbers of the SRF was very mediocre, and there are few pockets where numbers have come good and also likely to come good. So it's a gradual turnaround story, case to case basis, not holistic whole across. Consumer, as I said, demand revival, green shoots are visible. We know that the market are skewed towards infra, capital goods, industrial, but we must not get overexposed. And as a result of that, we think that और पिछले जो 12-18 महीने में जो ज्वेलरी, होटल्स वगैरह, जो सिलेक्टिव रिटेल्स वगैरह, हाई एंड डिस्क्रिशनरी ग्रोथ दिखा था, and pedal is slowly shifting towards recovery in the mass market products, rural segments, staples or mid and small mid and small size discretionary pockets from the apparels, footwear, kitchenwares, etc. So, and also valuations are very, very comfortable over here with negligible ownership bias. काफी किसी को जल्दी पसंद नहीं है अभी भी ये segment. So you will probably see if the government in the 6 month down the line budget में और कुछ पॉलिसी का डायरेक्शन थोड़ा सा बदलती है, थोड़ा सा फोकस मोर ऑन द एग्री फार्मर एंड सोशल वेलफेयर के पीछे और टिल्ट करती है अगर गवर्नमेंट, तो वो और इम्पैक्ट करेगा. सो मेरे हिसाब से द थीम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, and if government will have to validate this with the government policies. If government deviates from the policies and again aggressively go towards capital expenditure, and by that time अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड स्टॉक्स में एक अच्छा खासा गिरावट आ चुका है तो पोजीशन अलग है. बट अगर दे आर एक्सपेंसिव एंड गवर्नमेंट ग्रेजुअली moves and calibrated way of moving towards revival of the private consumption, तो फिर ये एक इंडिकेशन ये वाले बजट से चालू होना दिख रहा है.
So we have to go carefully budget by budget, and 6 month is just a short window जहाँ पे हमको दूसरे बजट में आइडिया लग जाएगा। बैंकिंग में एक चीज देखने को मिल रही है कि 14-15% क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम वाइड है। डिपॉजिट ग्रोथ का बड़ा अच्छा खासा चैलेंज है, एंड निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर, एंड मेरे हिसाब से देयर माइट बी अपटिक इन द डिपॉजिट रेट्स बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच। क्रेडिट कॉस्ट जो प्रोविजन टुवर्ड्स बैड डेट इज आल्सो नॉर्मलाइजिंग, एंड ग्रेजुअली यहाँ से एसेट क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डेटेरिएट होना चालू होगी, एंड स्पेशली फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंस एंड अनसिक्योर्ड लोन साइड, and that will impact the provisioning side, and that will impact the profitability. So the best part of the banking is definitely behind. Pharma, the domestic formulation is likely to grow at 10-12%. US generics में भी 6-8% का growth दिख रहा है. There is a reducing pricing pressure. There is a sustained new product launch. वो momentum है, और limited competition product में अच्छा खासा numbers आ रहा है generic companies में. While we are very very excited for the CDMO pocket, जहाँ पे sizable capex already हो चुका है, ऑपरेटिंग लिवरेज ह्यूज प्ले हो सकता है, और रिटर्न थोड़े से बैक एंडेड रहेंगे. सो प्रॉब्ली FY25 एंड 26 ऑनवर्ड्स एंड 27 एंड तक में आपको बहुत बड़ा इसमें अल्फा मिलने का उम्मीद है. सो दैट इज व्हाट इज ऑन द फार्मा साइड. आईटी, ये क्वार्टर के नंबर्स हम देखें, बैरिंग फ्यू लार्ज कैप स्टॉक्स वेयर द नंबर्स वर डिसअपॉइंटेड, और ER&D साइड द नंबर्स वर डिसअपॉइंटिंग. आप ओवरऑल देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट है, ऑर्डर जो नए विंस ऑर्डर्स हो रहे, डील विंस हो रही है, दे आर लार्जली इन लाइन और बेटर. हेडकाउंट्स जो कंसिस्टेंटली गिर रहे थे, वहां पे एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी आई है, एंड as a result of that, I think all the positives surprises are tick marked well in this quarter's numbers, and we'll keenly monitor FY26 visibility closer to third quarter FY25 numbers, जहाँ पे हमको कमेंट्री में मालूम पड़ेगा कि 26 कैसा दिखता है. बट एक चीज बहुत क्लियर है कि that this sector has actually bottomed out, and we'll have to now see the US election outcome and the recession scenario ओवर देयर. उसके हिसाब से भी ये सेक्टर में थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, बट प्राइमा फेसी जो एक्सट्रीम पेसिमिज्म था, that is largely behind, and numbers are not coming as bad as what market was perceiving. Rather, there are more positive surprise throwing out. Now if you look at the Nifty 50 earnings per share, as I mentioned, FY25 में हम लोग 1120 रुपए का अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑन that is basically 12% earning growth over FY24, and if you multiply it by 18 times and 22 times, then the 22 times is the upper range. That's where the market is actually getting halted consistently recently, and जब हम थोड़ा सा रोल फॉरवर्ड करते हैं 26 पे जाते हैं and just 10% earning growth लेते हैं, which can be higher. So this 1232 can be the street is slightly higher. People are at 1250, 1280 as well. So उसके बेसिस पे देखे तो 22,000 के आजू बाजू का लोअर लेवल, एंड 27,000 के आजू बाजू के अपर लेवल आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 18 months. So maybe another 2 quarters down the line, market will actually start discounting FY26 in a full force, and hence we believe that 21,500 से 21,000 का लेवल एकदम स्वीट स्पॉट होता है अगर कोई भी रीजन से बाजार गिरता है तो, एंड एक्चुअली बजट के टाइम पे भी close to that market reverse, and so the fundamental is actually playing well. And the sectors where the numbers are coming good as of now are capital goods, BFSI, metal, IT, auto ancillaries, pharma and healthcare. And the sector where we are very very excited is energy, which is probably, and especially from the PSU basket, which might throw a lot of positive surprise in coming days. So yeah, that's all. Just एक रिस्क फैक्टर्स आपको मैं बताना चाहता हूँ. इन्फ्लेशन इज एक ग्लोबली अगर हायर देन यूजुअल इन्फ्लेशन
high interest rate than previous average, declining growth rate, shifting political powers and policy frameworks, and money printing dilemma and gradual reduction. So अभी ये सारे challenges globally है and मैं आपको डेफिनेटली इतना तो बोल सकता हूँ कि इंडिया में as such things are going pretty okay. Valuation has its own recipe. We can deal with that. We can navigate it. We can move between the sectors. But if there is a global reason, then we will not be escaped. But yes, we will be the first one to bottom out. We will be the first one to move up, and we will be the first one to outperform the global markets as and when things stabilizes. So that would be the excellent opportunity if global risk factor starts playing out. Don't get scared. Look at just opportunity. आपको उससे अच्छा opportunity next 24 महीने में नहीं मिलेगा. So be prepared to take the massive advantage of that opportunity. वरना रियर व्यू मिरर में हम देखते हैं कि हमने कोविड के लो में पैसा डाला होता या फिर हमने इवन इलेक्शन वाले दिन पे पैसा डाला होता तो क्या रिटर्न आता. सो you will always regret if you will not capture that opportunity then. So yeah, that's all from my side. uh, let's go for a Q&A. I urge all of you to ask whatever questions you all have. uh, I will try my best to answer and would prefer not to give a stock specific answer, but still I'll try my best to justify your time. First question is, which Nifty PE is considered for Nifty PE trend re-rating? Is it a March end or December end or yearly average? It's a trailing PE, trailing 12-month, 10-year average PE. So it's a trailing 12-month. So it's a rolling average, you can say, not pertaining to March or December specifically. When the short-term capital gain taxation has gone high, will the focus shift to long-term? आई थिंक मार्केट में टैक्सेशन के हिसाब से काम नहीं होता है. आपको अगर लगता है कि ये सेक्टर का काम हो गया, ये कंपनी का काम हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो करना है, एंड दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है तो होना है, बिकॉज वी आर इन अ क्वेस्ट ऑफ जनरेटिंग सुपीरियर रिटर्न. टैक्सेशन इज अ बाई प्रोडक्ट. वन थिंग इज वेरी श्योर, जो काफी कॉमन है, कि डेथ एंड टैक्सेशन दोनों चीज आने आने, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. तो आप उसके साथ जीना सीखिए. बट फॉर द सेक ऑफ टैक्स प्लानिंग, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर रिटर्न्स. सो वी डोंट डू दैट, एंड नॉर आई सजेस्ट यू टू डू दैट. What about the increase in tax for short-term and long-term gains? I think government wanted to align every asset class into the single format of 12.5% and 20%, which they've done. I don't think they are going to tweak it again. And more or less ये होना ही था and हो चुका है तो अच्छा है. And eventually, there is no other asset class over the period of time which generates such a superb return. So हमारा जो भी LTCG लगता है, STCG लगता है, वो हमको उसके साथ जीना पड़ेगा. एंड अगर दूसरे एसेट क्लास में भी जाते हैं तो सेम टैक्सेशन अभी हो गया है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो यू हैव टू लिव विद दैट. इंस्टेड it gives us more reason to participate aggressively into a rewarding asset class and generate wealth. What about gold and silver? एक तो रीअलाइनमेंट जो होना था ड्यूटी कट के चक्कर में, वो हो चुका है. आई थिंक it's a hedge against dollar devaluation or against war. But as we look at Donald Trump US presidential movement as of now,
the tide is in favor of Mr. Trump. और उनकी एक हिस्ट्री है कि he doesn't let a war going on for a long period of time, and we saw during his tenure as well, and he is very clear that he is going to stop this nonsense as and when he comes into power. So sort of war related push towards gold and silver is not likely to be there. Uh, what is the percentage wise overlap between business cycle and all weather? I think business cycle would be, this is just a ballpark. I can give you the exact number by tomorrow. My team will revert back. But as far as my understanding is there, at least 30% of the portfolio would be different, because the pharma itself is, you see, the pharma weight is 33% in business cycle and the all weather it is 13. So वहीं पे आपका एक तो 20% तो वो हो गया, एंड बाकी सेक्टर्स में थोड़ा बहुत रहेगा, तो 30% जैसा आपका डिफरेंट पोर्टफोलियो रहेगा, 70% जैसा ओवरलैप हो सकता है. बट विल हैव टू बी रेदर लुक एट इट एंड चेक इट आउट, बिकॉज जैसे अदर्स कैटेगरी है, तो अदर्स में देयर आर फ्यू स्टॉक्स इन द all weather which is not part of the business cycle. For example, all weather has got a protein e-governance, for example. I'm just giving you the name. So that stock is only is there in all weather, it is not there in BCF. So ऐसा हमको एग्जैक्ट काउंट करके आपको बताना पड़ेगा. So we'll probably discuss over it if you want more over that. मैं आपको कल परसों तक ही बताता हूँ. Death and taxes are inevitable. We have to live with this. That is the best quote ever I heard today. Thank you, Maheshji. Thank you very much for your comment and compliment. Uh, what do you think about insurance, banking, and stockbroking sectors? I would be very careful about the stockbroking, because SEBI chief is consistently highlighting about losses retail people are making in the stock market, cash market, or F&O. And insurance, clearly government is promoting इनकम टैक्स की जो दो, एक आपका पुरानी स्कीम है, एक नई स्कीम है, तो गवर्नमेंट नई स्कीम को ज्यादा प्रमोट कर रही है. इट इज एविडेंट दैट दे आर ट्विकिंग द स्लैब स्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग पीपल टू शिफ्ट टू द न्यू स्कीम. सो अगर ओल्ड स्कीम नहीं रहती है, तो उसमें जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स है वो न्यू स्कीम में तो है नहीं. तो न्यू स्कीम में आपका कोई भी एटीसी या रिलेटेड या फिर दूसरे इंश्योरेंस एडवांटेज नहीं है. सो एज अ सेक्टर इट हैज टू मूव ऑन इट्स ओन मेरिट. जो पहले एक इंसेंटिव था कि इन्वेस्टमेंट्स, जान फेब मार्च में इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत एक्टिव हो जाते थे, इफ यू रिमेम्बर, अभी भी होते हैं, कि उनको मालूम है कि टैक्स प्लानिंग के चक्कर में उनको बहुत बिजनेस आएगा. बट गवर्नमेंट इज नॉट कीन टूवर्ड्स दैट, सो इट्स अ स्ट्रक्चरल नेगेटिव टू दैट एक्सटेंट. बैंकिंग, आई जस्ट मेंशन दैट वो इजी पीरियड खत्म हो गया कि आपने ब्रांच ओपन कर लिया, आपका बिजनेस आ गया. अभी आप सोचो कि अगर आपको 2-3% सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, तो आप ज्यादा रखोगे नहीं. एफडी का रिटर्न भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड हार्डली पॉजिटिव है. तो ग्रेजुअली पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स बेटर रिटर्न एसेट क्लासेस. अभी तो डेट साइड में काफी अपॉर्चुनिटीज एफडी से बेटर ही मिल जाती इन टर्म्स ऑफ एनसीडी एंड ऑल. सो द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना है अगर इनको, तो एफडी रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे. And that might put a pressure on the margins unless and until they increase the interest rate. So lending rate. So एक थोड़ा सा catch-22 है. प्लस जो इनका इजी प्रोविजनिंग वाला जो पीरियड था, कि रिकवरीज आती थी, बैड डेट्स पुराने थे उसका भी रिकवरी आता था, आपके जो प्रोविजन टुवर्ड्स बैड डेट वो कम, ग्रेजुअली कम हो रहा था, तो अभी बॉटम आउट हो गया. यहाँ से नया एनपीए क्रिएशन स्पेशली अनसिक्योर्ड एंड रिटेल साइड में चालू हो रहा है, वो दिख रहा है हमको नंबर्स में. तो उसका प्रोविजनिंग साइकिल चालू होगा. सो आई थिंक दैट चैलेंज इज देयर विद बैंकिंग एज ऑफ नाउ. Is energy sector going due to rise in crude oil and
which specific energy sector. So we are excited for oil and oil value chain. So you know the portfolio as well. So we have BPCL, IOC, ONGC in the funds, and we are very पॉजिटिव, क्योंकि इन सब के वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और डिविडेंड यील्ड अच्छा है और वैल्यू जोन में है। और यहाँ से जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि पीएसयू में एक्सपेंसिव पीएसयू टू चीप पीएसयू मनी ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। और वैसे भी वो टेक्निकल चीज हो गया है, बट स्ट्रक्चरली हमको लगता है कि ये पॉकेट काफी अंडररेटेड है और यहाँ से पोटेंशियल है। सो वी हैव टेकन द बेट्स इन दैट। So that particular oil basket is a part of the energy sector, what I mentioned. Have you covered the tax on real estate sales, LTCG? देखिए, रियल एस्टेट में जो पहले इंडेक्सेशन के साथ 20% था, अभी फ्लैट 12.5% एसटीसीजी लगेगा, सॉरी एलटीसीजी लगेगा। सो वो डिपेंड करता है कि आपने कब प्रॉपर्टी ली थी, कितना टाइम पीरियड में कितना रिटर्न बनाया है, हाई इन्फ्लेशन रिजीम था या लो इन्फ्लेशन रिजीम है, उसके ऊपर बहुत मैटर करता है। मार्केट में आप एनालिसिस करने जाओगे तो हर तरह का एनालिसिस कर पाओगे। कई बार ऐसा लगेगा कि जो 12.5% वाला है उसमें टैक्स लाइबिलिटी कम होती है, कई बार ऐसा लगता है कि इंडेक्सेशन वाला है उसमें टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर्टी कब लिया गया और कितना हेरिटेज है। बट जहां तक मैं समझता हूँ ना, कि अगर आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है तो आप लोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे को पुरानी प्रॉपर्टी में कितना टैक्स लगता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम व्हाइल यू गो फॉर अ बाइंग। आई हैव नेवर सीन समवन सेइंग दैट मैं नया प्रॉपर्टी नहीं लूंगा बिकॉज पुराने में टैक्स बहुत लगता है। क्योंकि पुराना बेचना है, नया में जाना है, वो एक डिराइव्ड आउटकम है, वो आपके हाथ में नहीं, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते उसको, आप करोगे ही करोगे। सो योर डिसीजन मेकिंग विल नॉट बी अल्टर्ड बेस्ड अपॉन taxation. That's what I want to simply say. It looks like a Draculian provision. वो कौन सा सेगमेंट का बात कर रहे हैं? I don't know. That's just a comment. What about power sector? Any specific like solar power? See, power as a sector looks very promising. Nuclear power में काफी government focused है. Solar तो anyways renewables solid focus है. And even thermal में भी they are talking about adding up 30-35 megawatt capacity. So across the board value chain, आप चाहे power generation equipments बोलो या फिर power producers बोलो या फिर यूटिलिटी कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब में एक्साइटमेंट रहेगा। बस वैल्यूएशन का गेम है, जहाँ पे कंफर्ट है वहां पे आप पोजीशन कर सकते हो। तो यू डू नाउ प्ले विद द वैल्यूएशन, कीपिंग वैल्यूएशन इन योर माइंड, द बट सेक्टर डजंट लुक worn out, and it has still lot of steam left in the coming years to perform well. Yes, in the cost in the real estate, they are not taking GST or stamp duty as an expense. Yes, sir, definitely. अभी सर गवर्नमेंट है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो यू हैव टू डील विद इट। Any more questions? I'm just trying to answer. I've gone through almost all the Q&A. So आपको एक चीज बहुत क्लियरली मैं बता देता हूँ सबको कि सिर्फ रिटर्न के पीछे जाना हमने योग्य नहीं समझा था। मई एंड जून वाज द कल्प्रिट मंथ, जस्ट टू समराइज इट, बट इन योर इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द वेल्थ, एंड वी हैव सीन द ट्रेलर। इफ 10-15 सीट आगे पीछे होती तो बहुत बड़ा रिवर्सल हो जाता था। वी वेर एक्सपेक्टिंग कि कुछ टेंशन हो सकता है, सो वी केप्ट आवरसेल्फ स्लाइटली लाइट। We paid the price. We are now back to normal game. That is one conclusion. We have had that kind of period in the past. We come back well, and overall our performance always comes back, and we try to revive. Business cycle is doing good. It has started doing very good. Diversified is also more or less doing excellent.
all weather because of these certain things which I just mentioned to you, but it has also started recovering. Our focus is slightly going towards again IT, pharma, consumer, certain PSU energy and metal baskets, and we are also sitting on decent cash, and which will help us to capitalize on the opportunities if and when we come across. So yeah, that's the summary. Any more questions you guys have? Yashvi, do we have more questions? Can you read? It's there in the chat as well. No. No, sir. That's it. So yeah, fantastic. Ladies and gentlemen, thanks a lot for your time. Yes, Yashvi. Should we conclude, Yashvi? Yes, sir. Okay. Thank you, everyone.